सर एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा आपके साथ कि एडसेट की हम बात करते हैं या बीएड की बात करते हैं तो डीएससी को लेकर भी कई सवालात हमारे सामने आए, ख़ास तौर पर मेथड को लेकर। मेथड के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन होता है या उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको एक मौजू बनाया गया था। बेशक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। डीएससी जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसमें मेथोडोलॉजी देखी जाती है जी। बीएड में क्या आपका मेथड बायोलॉजिकल था, आप बायोलॉजी का स्कूल असिस्टेंट बनते हैं, हाई स्कूल टीचर। जी। मैथ्स था, मैथ्स के टीचर बनते जी। हैं। डिग्री के जो कॉम्बिनेशन थे, बीए बीकॉम वालों को सोशल स्टडीज़, बीए अगर इंग्लिश रहा तो उनको इंग्लिश मेथोडोलॉजी, और बीएससी में एमपीसी रहे तो मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस, और बाईपीसी रहे तो उनको बायोलॉजिकल या फिजिकल साइंस। तो ये मेथड थे जो डीएससी से जोड़े जाते थे। लेकिन पिछले 2 साल से स्टेट गवर्नमेंट एडसेट को भी कॉमन कर दी, एक ही एग्ज़ाम हो रहा है, मेथड को भी कॉमन कर दी ताकि वो किसी भी बच्चों को पढ़ा सके। इसीलिए मेथड की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, जबकि डिग्री में अलग अलग कॉम्बिनेशन है। नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत करें गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है एम ए हमीद। आज हम बात करेंगे इंट्रेंस के तौर पर जो डिग्री के बाद लिए जाने वाले इम्तहानात में जो काउंसलिंग हो रही है उसके ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, जिसमें एडसेट है, एमबीए के ताल्लुक से है और आईसेट के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ एलएलबी के ताल्लुक से भी, लॉ सेट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सर जैसे कि हमारा आज का मौजू है कि डिग्री के बाद जो एंट्रेंस होते हैं तो एंट्रेंस में जो क्वालिफाई होने वाले रैंक की बुनियाद पे जो है काउंसलिंग होती है और सीट्स अलॉट किए जाते हैं। तो इस बार जो हमारा मौजू है 4 सब्जेक्ट पे, तो सबसे पहले मैं चाहना चाहूँगा कि बीएड के बारे में बात करें। तेलंगाना में बीएड में दाखिले के लिए जो इंट्रेंस इम्तिहान होता है वो एडसेट है, एजुकेशन कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। इस साल इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ जी, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन काउंसलिंग में ताख़िर की वजह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के डिग्री के रिजल्ट रहे जी। डिग्री के रिजल्ट ताख़िर होने की वजह से बीएड का एडमिशन अब हो रहा है जी। और एक बड़ी तब्दीली ये भी आई है, पहले बीएड में मैथमेटिक्स अलग मेथोडोलॉजी होती, फिजिकल साइंस अलग मेथोडोलॉजी होती, बायोलॉजी, सोशल और इंग्लिश, लेकिन अब कॉमन कर दिया गया। इंट्रेंस एग्जाम भी कॉमन है, यानी एग्जाम भी एक ही है, पहले अलग अलग हुआ करता था। हाँ। एक ही पेपर 100 मार्क का है, सिलेक्शन का भी एक ही रैंक आया, वरना पहले हर एक का रैंक अलग होता था। इस तरीके से किस रैंक पर कहाँ पर मिलेगा वो लोग बहुत ज़्यादा मुताबिक़ के मुताबिक देखेंगे तो उनको तशवीश भी है कि क्या हमारा दाखिला किस में होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में आएगा, माइनॉरिटी में आएगा, प्राइवेट में आएगा या नहीं आएगा। सर एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा आपके साथ कि एडसेट की हम बात करते हैं या बीएड की बात करते हैं तो डीएससी को लेकर भी कई सवालात हमारे सामने आए, ख़ास तौर पर मेथड को लेकर। मेथड के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन होता है या उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको एक मौजू बनाया गया था। बेशक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। डीएससी जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसमें मेथोडोलॉजी देखी जाती है। बीएड में क्या आपका मेथड बायोलॉजिकल था, आप बायोलॉजी का स्कूल असिस्टेंट बनते हैं, हाई स्कूल टीचर। मैथ्स था, मैथ्स के टीचर बनते हैं। डिग्री के जो कॉम्बिनेशन थे, बीए बीकॉम वालों को सोशल स्टडीज़, बीए अगर इंग्लिश रहा तो उनको इंग्लिश मेथोडोलॉजी, और बीएससी में एमपीसी रहे तो मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस, और बाईपीसी रहे तो उनको बायोलॉजिकल या फिजिकल साइंस। तो ये मेथड थे जो डीएससी से जोड़े जाते थे। लेकिन पिछले 2 साल से स्टेट गवर्नमेंट एडसेट को भी कॉमन कर दी, एक ही एग्ज़ाम हो रहा है, मेथड को भी कॉमन कर दी ताकि वो किसी भी बच्चों को पढ़ा सके। इसीलिए मेथड की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, जबकि डिग्री में अलग अलग कॉम्बिनेशन है जी। सर अब हम ये तब्दीली की बात करते हैं तो जब कि हमारे सामने तब्दीली की बात आपने रखी है तो इस बार जो है तब्दीली की गई, तो यह तब्दीली क्या मज़बूत पहलू को बयान करेगी या उनके लिए रास्ते आसान करेगी? हाँ, पूरी दुश्वारी हो रही है, आसानी के बजाय मुश्किलात हो रही है जी। जैसा कि कोई सोशल स्टडीज़ का है, हाँ, उसको अगर मैथमेटिक्स पढ़ाना है जी तो वो लोग 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ाते जी। अगर कोई मैथमेटिक्स स्टूडेंट है वो सोशल नहीं पढ़ाता, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि वो हर सब्जेक्ट में माहिर करें, लेकिन ट्रेनिंग में स्कूलिंग का जो अपने पास का करिकुलम है वो 10th तक तमाम मज़ामीन होते हैं, इंटरमीडिएट से मज़ामीन कम हो जाते हैं, डिग्री में और कम हो जाते हैं। इसीलिए इफेक्ट होता है, बजाय आसानी के दुश्वारी होती है दूसरा मजमून पढ़ाने के लिए। हाई स्कूल का पढ़ाना उतना आसान नहीं। मेथड में जो पढ़ाया जाता था वो सब्जेक्ट के लिए सीख सकते थे, मेथोडोलॉजी क्या है, कंटेंट क्या है। मेथोडोलॉजी और कंटेंट से लोगों को दुश्वारी होगी। सर अब हम बात करें मेथड कंटेंट की बात करें तो कॉन्सेप्ट भी आता है, तो हमें ये चाहिए कि अब कॉमन रखा गया है तो क्या हमें वो सब्जेक्ट के इंतखाब के लिए कोई राय लेना चाहिए? अब देखिए, ये बारे में अगर हम बात करें गौर से तो बहैसियत
महकमे तालीमात या तालीमात के शोबे की हैसियत से, जी तो एक चीज़ सामने आती है कि पहले आपको बीएड 1 साल का कोर्स था जी हाँ और आपको प्रैक्टिस करनी होती थी स्कूल में। जी अब उसका पीरियड बढ़ा दिया गया, जी हाँ 2 ईयर कर दिया गया। जी 2 ईयर करने के बाद ये मौके दिए जा रहे हैं जी और उनको प्रैक्टिकल में आपको रिकॉर्ड भी बनाने हैं, जी हाँ आपको स्कूल में जाकर पढ़ाना भी है। जी इस तरीके से आपको नई नई चीज़ें आ रही है। जी अब 1 साल बनने की वजह से जो दुश्वारी थी वो किसी हद तक कम हो सकती है। वो लोग जो मजमून कम है या जिसमें वो लोग समझते हैं कि मुश्किल है, उसके लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। यकीनन हम बात कर रहे हैं एडसेट के ताल्लुक से जो रैंक की बुनियाद पर काउंसलिंग की जाती है, सीट अलॉट की जाती है और कहाँ कौन से कॉलेज में आप जो है एडमिशन आपके रैंक की बुनियाद पर मिलता है। तो उससे पहले इन तमाम सवालात का मकसद ये है कि जब आप कोई कोर्स का इंतखाब करते हैं तो उससे पहले ये जांच लें कि आपका जो डिग्री में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल जो है, जिसकी बुनियाद पर जो है एडसेट के तौर पर आप जो है इंटरेस्ट देते हैं, तो वो कोर्स के तहत ही आप वो मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। सर, हम बीएड की बात करते हैं तो जब एक आम ख्याल होता है कि अगर कोई टीचर बन गया तो उसके जॉब्स के वैकेंसीज बढ़ जाते हैं और उसको मौके मिलते हैं, लेकिन सब्जेक्ट बेस पे जब आते हैं, मेथड पे आते हैं, तो हमें जॉब की जो है परेशानियों से सामना करना पड़ता है। हाँ, उसकी वजह ये होती है कि सोशल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते जी हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैथमेटिक्स से कम होते हैं जी तो स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में जाएं या गवर्नमेंट में, सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे तो कंपटीशन सोशल में ज़्यादा है। जी हाँ पढ़ने के बाद, डिग्री रखने के बाद भी उनको आसानी से जॉब नहीं मिलता। जी लोग बीएड को इस नज़र से देखते थे कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, जी हम गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। जी लेकिन कई लोगों की उम्र हो जा रही है, टेट एग्ज़ाम लगा दिया गया, टेट को मुश्किल कर दिया गया, जी टेट के बाद फिर डीएससी का मरहला, इस तरीके से उनके सामने मरहलावारी तौर पर दुश्वारियाँ आ रही जी हैं। और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह के साथ काम भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है। जी तो बस बच्चों को हम देखते हैं प्रैक्टिकली बीएड की डिग्री के रहने के बावजूद भी वो लोग डिग्री को इस्तेमाल नहीं करते, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाते। जी सर, अब ये कंपटीशन की बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि सोशल स्टडीज़ के जो है मेथड के ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें नज़र आते हैं, टीचर्स नज़र आते हैं। उसी तरह मैथमेटिक्स के ताल्लुक से भी हम जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी की बात करते हैं तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं हमेशा। देखिए, हाई स्कूल में बायोलॉजी और फिजिकल साइंस एक ही है। जी कन्फ्यूजन क्या होता, फिजिक्स अलग पढ़ते, केमिस्ट्री अलग पढ़ते। जी यहाँ पर बायो साइंस, जी जनरल साइंस, जी जिसमें बायोलॉजी आता, बॉटनी, zoology मिलाकर एक, फिजिकल साइंस आता, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जी इस तरीके से उनको थोड़ी मुश्किल होती है। जी अगर वह केमिस्ट्री में अच्छे हैं तो फिजिक्स मुश्किल हो जाती, जी हाँ बॉटनी अच्छी है तो zoology मुश्किल जी हो हाँ। जाती। इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन डिग्री लेवल पर है, या ये जो कॉम्बिनेशन उन्हें मेथड बीएड में पढ़ा है, जी हाई स्कूल में अलग होता है। हाई स्कूल का कुरिकुलम अलग है, जी SCERT बेस्ड, NCERT बेस्ड। जी सर, अब बात करें हम एडसेट के बुनियाद पे जो रैंक की बुनियाद पे जो सीट्स अलॉट किए जाते हैं, तो ये बताइए कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहती है वो कौन कौन से हैं और कौन से मेथड के लिए आप क्या एलिजिबल रखते हैं? बीएड में आपको 10th कंपलसरी हो गया, इंटरमीडिएट कंपलसरी हो गया, डिग्री कंपलसरी हो गया। पहले आपको ओपन यूनिवर्सिटी से बगैर SSC के, बगैर इंटर के आप डिग्री की बुनियाद पर डिग्री कर, लेकिन जितने प्रोफेशनल कोर्स हैं उनको 10+2+3 मैट्रिकुलेशन कंपलसरी है, किसी भी बोर्ड से करें, इंटरमीडिएट कंपलसरी है और डिग्री कंपलसरी है। जी हाँ ये आपका एकेडमिक रिकॉर्ड हो गया। जी इंट्रेंस एग्जाम में आपका हॉल टिकट, आपका रैंक कार्ड, ये कंपलसरी है। आधार कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट है फी रिएम्बर्समेंट के लिए। जी अगर आपकी एज बिलो 30 होती है तो आपको रिएम्बर्समेंट होगा, एज अबव 30 होती है तो रिएम्बर्समेंट नहीं होता। जी ये बुनियादी चीज़ें हैं जो काउंसलिंग में आपको रिक्वायरमेंट होती है। काउंसलिंग में आपको अपलोड करना होता है, वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज के नाम डालने होते हैं। यकीनन ये तरीक़ा जो बताया उन्होंने, क्या काउंसलिंग की जब अटेंड करते हैं तो जो जो रिक्वायरमेंट्स है आपके सर्टिफिकेट्स के वो अहम है, जिसकी बुनियाद पे आपको ये सीट अलॉट की जाती है और मेथड के बेस पे आपका एडमिशन होता है कॉलेज में। तो सर, एक अहम सवाल है यहाँ पर ख़ास तौर पर एडसेट वालों के लिए कि जैसे कि आपने बताया कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पर, कंपटीशन भी है और करिकुलम एक्टिविटीज़ है, जिसकी बुनियाद पे जो एक्सपीरियंस होता है वो लोग कंपटीशन में आ सकते हैं। यहाँ देखिए, जो करिकुलम था, करिकुलम और कॉन्सेप्ट बेस में पहले होमवर्क क्या करते थे, टीचर वर्क था, क्लास वर्क था। अब आजकल ये कॉन्सेप्ट में प्रोजेक्ट वर्क आ गया। जी हाँ तो प्रोजेक्ट वर्क जो है वो एक्टिविटी बेस्ड बन गया, जी घर के वो पेरेंट वर्क हो गया। लेकिन टीचर की जिम्मेदारी बढ़ गई कि वो प्रोजेक्ट करवाएं, एक्टिविटीज़ करें और एक्टिविटीज़ के बाद वो चेक करें कि उन्हें किस कॉन्सेप्ट पर काम किया, कहाँ तक समझा। जी तो एक्टिविटी बेस्ड में करिकुलम में जो शामिल किया गया वो प्रोजेक्ट वर्क है। और प्रोजेक्ट वर्क आजकल करिकुलम में CSE जो सिलेबस है, जी CEC, उस सिलेबस में आपको कंपल कर दिया गया, CCE सिलेबस में, कि आपको प्रोजेक्ट बनवाने हैं, चाहे आप कौन सी भी क्लास के हो
3rd 4th 5th से 10th तक। जी सर, हम देखते हैं कि बीएड के ताल्लुक से हम एक सवाल आता है जो अक्सर ये कहा भी जाता है कि हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट वर्क। देखिए, बच्चों को हार्ड वर्क करवाना या फिर सख्त मेहनत करवाना, जी ज़माना बदलता गया, हर 10 साल में तब्दीलियाँ आती हैं, करिकुलम भी 10 साल 15 साल में बदल जाता है, निसाब बदल जाता है। पहले 80s के पीरियड में मैथ्स 2 थी, कंपोजिट मैथ्स, जनरल मैथ्स, फिर आपको कॉमन मैथ्स कर दिया गया, फिर 14 ईयर के बाद सिलेबस बदला, फिर आपको इंटरनल मार्क्स ऐड हुए। इस तरीके से बच्चों की ज़हनियत नस्ल के साथ साथ हर 10-15 साल में एक नया तजुर्बा होता है, नया दौर होता है। आज हम 2025 की बात करेंगे तो जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनकी जो मेंटालिटी है वो एक्टिविटी बेस्ड हो गई, मेमोरी चला गई, हर एक की याददाश्त चली गई, मेमोरी बेस्ड के बजाय एक्टिविटी बेस्ड हो गया और कॉन्सेप्ट एजुकेशन हो गया। सर, अब ये जो बैच है 2024 और 26 के दरमियान में अपनी करिकुलम एक्टिविटीज़ में आता है, तो उसके बाद उनके जो मौक़े निकल आते हैं, ख़ासतौर पर टेट की तैयारी भी वो इसी दरमियान कर सकते हैं। हाँ, आपको बीएड के बाद अगर सरकारी मुलाजिम हासिल करना है, अच्छे स्कूल में पढ़ना है, तो बीएड करने के साथ साथ आपको बीएड के फौरी बाद टेट होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप उसकी भी तैयारी करें, डीएससी की भी तैयारी करें, और टेट जो है स्टेट लेवल का भी होता है, सेंट्रल लेवल का भी होता है। इससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। यकीनन ये सवालात थे एडसेट वालों के लिए, लेकिन अब हम बात करेंगे आईसेट के ताल्लुक से। सर, आईसेट के तहत जो कोर्सेज आते हैं तो उनकी काउंसलिंग क्या रखी जाएंगी, कैसे जो है पुर किया जाएगा? डिग्री के बाद बीएड के लिए एडसेट था, वैसे ही एमबीए और एमसीए के लिए जो रियासती सतह का कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है वह आईसेट है, इंटीग्रेटेड कॉमन इंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू एमबीए एंड एमसीए। एमबीए और एमसीए के लिए कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है, एमबीए के लिए तमाम ग्रेजुएट एलिजिबल हैं, जबकि एमसीए के लिए 12th लेवल पर या आपको डिग्री लेवल पर फिजिक्स या मैथ्स मैंडेटरी है। सर, एमसीए और एमबीए में फ़र्क क्या है और मौके किस तरह निकलते हैं? एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आपको मैथ बैकग्राउंड या फिजिक्स बैकग्राउंड दिखाया जाता है, जबकि एमबीए के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी इन्हीं स्ट्रीम के ग्रेजुएट अहल हैं। एमबीए में आपको मैनेजर स्किल आती है, बिजनेस स्किल आती है, जबकि यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो सर, डिमांड किसका है, किसकी तरफ से हम जो है वैकेंसीज मिल सकते हैं, जॉब्स मिल सकते हैं, हम कुछ काम कर सकते हैं, रोज़गार पा सकते हैं? एमबीए में ज़्यादा मौके हैं, एमसीए में चूँकि कंप्यूटर कनेक्टेड है, कॉलेजेस भी कम है, सीट्स भी कम है, और इंजीनियरिंग में बच्चे बीएससी भी करते हैं, और ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो कंपटीशन आपको बढ़ जाता है। एमबीए में आपको मैनेजर स्किल रहता है, बाद बच्चे बीए करके भी एमबीए करते हैं, तो एमबीए में एचआर होता, आपको फिनांस आता, आपका आईटी सेक्टर आता, फिर आपको जो है और इससे बढ़कर मार्केटिंग आती। तो सर, इस तरह से क्या गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ मिल सकता है जॉब? देखिए, एमबीए में गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर है। आपको कंपनीज जब आप प्लेसमेंट करती हैं तो कॉलेज में ऐसे कई कॉलेजेस हैं जहां ड्यूरिंग स्टडी आप पढ़ते वक्त ही आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो ये था आज का आईसेट के ताल्लुक से। जब हम बात करेंगे सर आपसे कि लॉ सेट के ताल्लुक से बात करें तो LLB आता है, तो उसमें ये बताइए कि एडवोकेट बनने के लिए क्या कोर्स के तहत दाखिला मिलेगा? डिग्री में जैसा बीएड के लिए एडसेट था, एमबीए के लिए आईसेट था, वैसे ही 3 ईयर LLB के लिए डिग्री के बाद होता है लास्ट सेट, इंटरमीडिएट के बाद लास्ट सेट 5 ईयर का है, क्लैट 5 ईयर का है, लेकिन डिग्री के बाद 3 ईयर का लास्ट सेट होता, लॉ कॉमन एडमिशन टेस्ट। यह इंट्रेंस टेस्ट के जरिए आपको LLB में एडमिशन मिलेगा। आप लॉयर एडवोकेट बनने के लिए 3 साल पढ़ेंगे, 3 साल के बाद आपकी डिग्री मिलेगी LLB की, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। सर, LLB की बात अब आती है तो बहुत सारे बच्चे जो है इसमें दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन वो उस काबिल नहीं होते कि वो सवाल करना, मसाइल का हल करना, काउंसलिंग करना, बहुत सारे जो है लॉ से वाकिफ़ होना, तो क्या वो कुछ कर सकते हैं? देखिए, ये इंजीनियरिंग हो, बीएड हो, एमबीए हो या फिर लॉयर हो, टोटल इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स जो पेशे को अपनाते हैं, पेशेवराना कोर्स। तो यह प्रोफेशन में अगर आपको इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि अच्छा लॉयर बने, तभी उसमें जाए। आपको याद नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं, ज़बरदस्ती दे रहे हैं तो आप अच्छे वकील नहीं बन सकते, एक अपने प्रोफेशन से इंसाफ नहीं कर पाते और ना ही एक अच्छे वकील बन सकते। तो प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ने से ज़्यादा
उस प्रोफेशन को अपनाना और उस प्रोफेशन में परफेक्ट होना, ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसके लिए ज़रूरत है कि आपका अपना रुझान, आपकी अपनी दिलचस्पी जो आपको उस पेशे से वाबस्ता करेगी और आप उस पेशे से इंसाफ करते हुए तरक्की भी करेंगे। तो सर अब जो नया रुझान पैदा हुआ जिसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो एडवोकेट के तहत कोर्स करना चाह रहे हैं, तो क्या उनके लिए मौके निकल आएंगे? देखिए, बात लाकी की आपने, आपका इशारा एडवोकेट बनना या ना बनने की तरफ था। जी। तो एक होता प्रैक्टिस करना जी, एक होता जॉब करना जी। आप एज ए लीगल एडवाइज़र कंपनीज में, एज ए लीगल एडवाइज़र डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हैं जी। आपको लीगल एडवाइज़र के मौके हैं, वो मौका भी हासिल करते हुए तरक्की कर सकते हैं। सर आपने दौरान गुफ्तगू बताया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप किसी कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये बताइए कि एंट्रेंस तक जो हम पहुंचते हैं तो क्या उसके लिए मुनज़्ज़म होना चाहिए? देखिए, जैसा कि आज हमारा मौजू उन ग्रेजुएट के लिए जो BA भी लिख रहे हैं जी हाँ, और जो MBA भी लिख रहे हैं, जो लॉसेट भी लिख रहे हैं, जो CPGET यानी MSc MCOM का भी पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम लिख रहे हैं। अब एग्जाम तो लिख देते हैं हाँ। अब वो देखते हैं कि मेरा रैंक किस में आया हाँ। क्या मुझे कोर्स करना चाहिए, MBA बेहतर रहेगा या LLB, B.Ed करूँ या MSc करूँ। तो इतने जो मौके आपके सामने हैं और तमाम इंट्रेंस इम्तिहान आपने दाखिले के लिए दिया, एडमिशन के लिए दिया, तो आप सोचिए कि आपका रैंक अच्छा है, इस कॉलेज में आपको फ्री सीट आती है, अच्छे कॉलेज में अच्छे कोर्स में आती है, अच्छा मुस्तकबिल बनेगा। लेकिन वो अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स आपकी पसंद या प्रोफेशन के खिलाफ है, तो जिस प्रोफेशन से आपको इंटरेस्ट होगा उसको तरजीह दीजिए, उसको प्रेफरेंस दीजिए और उसकी काउंसलिंग अटेंड करके उसमें एडमिशन लिए। इंटरेस्ट तो पूरे लिखेंगे, दाखिला तो किसी एक में होगा। तो सर तमाम की बुनियाद जो प्रोफेशनल कोर्स है और बेहतरीन रोज़गार का हम जो है मुतलाशी भी होते हैं, तो हमें जो बुनियादी बातों पर गौर करने के साथ साथ क्या हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए? आप जैसा कि ग्रेजुएट तलबा फाइनल ईयर में आते ही इंट्रेंस इम्तिहान लिख रहे हैं, अब हिकमत अमली ये है कि काउंसलिंग की तैयारी करें। काउंसलिंग के साथ आप अपने रैंक किस कॉलेज में आएगा, किस कोर्स में आएगा, उसकी प्लानिंग करें, उसके मुताबिक काउंसलिंग में शरीक हों और उसके बाद दाखिला हासिल करें। अगर आप मुताबिक काउंसलिंग अटेंड करते हैं तो उसी में दाखिला हासिल करें जिसमें आपका बेहतर मुस्तकबिल है, जो आपकी पहली शौक़ है, जो आपका अपना पैशन है, उसको प्रोफेशन बनाएं। तो यकीनी तौर पर आप अच्छा पढ़ेंगे भी और उस पेशे से अच्छा इंसाफ भी करेंगे और उस पेशे में काफ़ी तरक्की के मौके रहेंगे। यकीनन इन तमाम सवालात की बुनियादी बात यह है कि जब आप कोई कोर्स का इंतखाब करते हैं या एंट्रेंस के तौर पर इसे तैयारी में जुट जाते हैं, तो जब आप कामयाब हो जाते हैं तो फ़ौरन उसी को अपना मुस्तक़बिल बनाएं, बल्कि ऐसे कोर्सेज़ का इंतखाब ना करें जिसकी बुनियाद पर आप जो है इंटरेस्ट ना दिया हो लेकिन वो कोर्स करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। आपका गलत इंतखाब जो है आपके करियर को बर्बाद करता है। तो बेहतर ये है कि आप इंतखाब के मामले में जो है मशवरा लें और उससे पे अमल करें। अगर रोज़नामा सियासत के जिगर हाल में सुबह 11 था शाम 7 बजे तक एम ए हमीद मौजूद रहते हैं, उनसे मशवरा लेकर मुस्तक़बिल को संवारने के लिए उन मौक़ों को तलाश करें जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी बेहतर बनती है। इन्हीं सवालात और जवाबात और काउंसलिंग की तवारीख़ और उनके हालात से हमने वाकिफ़ करवाया कि अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम एम ए हमीद को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी पर प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।